तो भारत का ऑपरेशन सिंदूर जिसने पाकिस्तान की जमीन हिला दी है, इस समय डरा और सहमा हुआ पाकिस्तान है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ खबरों से आपको मुखातिब करा देते हैं। देख ले पाकिस्तान, मिट्टी में मिला देगा हिंदुस्तान। अगले 24 घंटे शहबाज मुनीर पर बहुत भारी है। आपको बता दें कि गिराए सारे ड्रोन जेट अब मुनीर की मिलिट्री टारगेट पर है। पाकिस्तान की हर कोशिश नाकाम की जा रही है। अभी भुगतेगा अंजाम पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तानी मिसाइलें पाकिस्तान में दूर दूर तक अपना कवरेज किए हुए है। और पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का जवाब भारत ने दिया, और वो तस्वीरें आप लगातार देख पा रहे हैं नेशन 27 में। पाकिस्तान को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी हरकत कर रहा है और अंजाम क्या होगा। लगातार अपनी बेशर्मी दिखाता हुआ पाकिस्तान स्थानीय लोगों पर भी हमला करने से नहीं बाज आ रहा है, लेकिन भारत हर उसकी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और तस्वीरें इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा। और अभी क्या कुछ स्थिति सीमा पर है, सभी लोग जानते हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन भारत की रणनीति आगे क्या कुछ रहने वाली है। बैठकों का दौर जारी है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कर्नल रविंद्र कुमार अग्रवाल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रक्षा विशेषज्ञ हैं रविंद्र जी। सर, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद। रविंद्र जी, जो हालात इस समय चल रहे हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ सेना ने जवाब दिया कल रात को, और उसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, क्या देख पा रहे हैं सर? अभी पाकिस्तान किस स्थिति में है? क्या वो बौखलाहट के चलते इस तरह की हरकतें कर रहा है लगातार? पिछले 2 दिन में जो कुछ हुआ है, भारत ने जिस तरह से पूरा नियंत्रण रखते हुए और जिस सावधानी के साथ बिना किसी सीरियन इलाके को नुकसान पहुंचाए, नागरिकों को नुकसान पहुंचाए, मिलिट्री टारगेट को अटैक किया है और पाकिस्तान की कमर तोड़ी है। पाकिस्तान के द्वारा छोड़ी गए सभी ड्रोन को, जो 300 से 400 ड्रोन थे, उन सबको मार गिराने में सफलता हासिल करी है हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने द्वारा। तो अब पाकिस्तान के जनरलों के पास मुंह छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। हमें जानना होगा कि जो मुनीर इस पाकिस्तानी चीफ है वो कहाँ से आता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और उस बैकग्राउंड के मद्देनज़र जो उसका बचपन से वो एक ऐसा पाकिस्तानी चीफ है पहला जो कि भारत से उनका परिवार पाकिस्तान गया था, उसमें वो ऊपर उठा है अपनी इसी नफरत भरी भावनाओं के कारण जो उसके जहर में भरा हुआ है। क्योंकि भारत से जाने वाले सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है और उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, उनको कोई ऊंचे ओहदे नहीं मिलते। लेकिन मुनीर जो कि जालंधर के पास का था, वहाँ से शिफ्ट हुए हैं उनका परिवार, और वो जिस ढंग से धीरे धीरे ऊपर आया है और वो ISI में रह के उसने जिस तरह से भारत के खिलाफ षड्यंत्र किए, अटैक करवाए, लोगों के दिमाग में जहर खेला, उसी कारण रिटायर होने से पहले उसने जिस तरह से चीफ बना है, तो उसका ये प्रयत्न है कि अपना फेस बचाने के लिए वो भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करता रहेगा। लेकिन भारत, मुझे लगता है कि अपनी नीति के अनुसार बहुत सावधानी पूर्वक मिलिट्री ठिकानों पर ही बिना से उनका नुकसान पहुंचाए कार्रवाई करेगा। बिल्कुल। और भारत सर पूरी नीति के साथ इस समय आगे बढ़ रहा है, और उसी का नतीजा है कि पाकिस्तान चारों तरफ से अपने आप को घिरा पा रहा है। चाहे वो तमाम देश, भारत लगातार संपर्क कर रहा है और पाकिस्तान का जो नापाक चेहरा है उसे तमाम देशों के साथ में साझा भी कर रहा है, उनको जानकारी दे रहा है लगातार। और पाकिस्तान किस तरह की हरकत के चलते लगातार अपनी बात खराब कर रहा है, वो भी सब लोग देख रहे हैं इस समय यहाँ पर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अभी हम लोग जब तमाम देशों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है, ऐसे में इस वॉर को किस स्थिति में, किस स्टेज पर आप देख पा रहे हैं, और आगे की को लेकर आप क्या सोचते हैं? अभी जो स्थितियां सामने आ रही हैं, अनफोल्डिंग हो रही हैं, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि कल भी हमने देखा था कि पाकिस्तान की संसद में एक वहाँ के सांसद ने रोते हुए कहा था कि अल्लाह उनके देश पर रहम करे। आज उनके दूसरे सांसद ने अपने ही संसद में अपने देश के प्रधानमंत्री को गीदड़, कायर भी कह दिया है जी। तो इसका मतलब ये लगता है कि पाकिस्तान की अंदरूनी हालत में सेना के प्रति और उनके शासन के प्रति, सरकार के प्रति लोगों में संतोष है, भड़क रहा है वहाँ पर इस समय जो स्थिति है। लेकिन अभी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से
जैसे अभी कल रात ही तुर्की से एक फिर विमान आया C-130, फिर वो ड्रोन्स लेके आए हैं जो पाकिस्तान में ड्रोन छोड़ के गए हैं। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान अभी लड़ाई जारी रखेगा और वो इस चीज़ के लिए अपना फेस सेविंग के लिए ये चलता रहेगा। अपने जनरलों को उनको साबित करना है कि उनके जनता को समझाना है, ध्यान भटकाना है। वो इसके लिए फिर से मुझे लगता है 1-2 दिन और अभी ये भारत के ऊपर अटैक जारी रखेगी। एक दफ़ा कल तो सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ थी वो कि पाकिस्तान के जो चीफ हैं मुनीर हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, उनके दूसरे जो जॉइंट चीफ स्टाफ थे उनको चार्ज दे दिया गया है। वो कितना सही है लेकिन आज वो क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी उम्मीद है कि शायद मुनीर को हटाया जाएगा तब जाके सेना के ये पाकिस्तान अपनी हरकतें। ठीक है कर्नल साहब, ये तो जब तक समझाइश का दौर चलना था तब तक चल चुका है, लेकिन पाकिस्तान उससे आगे बढ़ चुका है। मैं यही जानना चाह रहा हूं क्योंकि जब ये आगे बढ़ चुका है तो ऐसे में भारत का रुख अब क्या रहने वाला है, किस स्टेज तक हम लोग पहुंच गए हैं, और इसके बाद अगर ऐसी ही हरकत दोबारा देखने को मिलती है तो पाकिस्तान का हश्र क्या होने वाला है, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि इस समय पाकिस्तान ने हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है। 1971 की लड़ाई में जो हमने हाजी पीर जो पास जीत लिया था, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में हमारे मूवमेंट के लिए आने जाने के लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हमने जीत के भी वापस दे दिया समझौते के अनुसार। अब हमारे पास मौका है कि हमें जम्मू कश्मीर में जितने भी ऐसे इलाके हैं जो कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से या मूवमेंट की दृष्टि से या कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ज़रूरी है, जिसके कारण हमारा डिफेंस बहुत मुश्किल है। जैसे पुंछ के अंदर चारों तरफ से हमारी पुंछ टाउन को उन्होंने घेर रखा है, तो हमें उन इलाकों पर कब्जा करना चाहिए और हमें वो लेना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान ने भी जब भारत से भारत से विभाजन हुआ था तो 1947 से 1949 के बीच में उसने अपने वेस्टर्न साइड में या साउथ वेस्टर्न साइड में कई दूसरे प्रांतों को जबरदस्ती अपने कब्जे में लिया था। तो ये जो पाकिस्तान ने किया था, इस समय जरूरत है कि हमें अपने जो इलाके हैं उनको अपने में मिलाना चाहिए और ऐसे ही पीओके में भी कुछ इलाका, जिससे कि हमारी वहाँ पे सैनिक गतिविधियों को कंट्रोल करना, डिफेंस को लेना स्ट्रेटेजिकली आसान होगा। हमें उन इलाकों को पाकिस्तान से लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल कर्नल साहब, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह की हरकतें भी पाकिस्तान की है, शायद अपनी वो ज़मीन में खोता दिखाई दे रहा है। और क्या ऐसा आप महसूस कर पा रहे हैं कि जिस पीओके की भारत बात करता आया है लगातार, वहाँ उस स्थिति को और कमज़ोर कर बैठेगा पाकिस्तान? आपका बिल्कुल कहना सही है। पीओके में आपने देखा होगा कई बार भारत के समर्थन में नारे लगते हैं। बलूचिस्तान तो पूरे भारत समर्थन में है, क्योंकि वो देखते हैं। मैं 1988 में पहली बार जम्मू कश्मीर गया था। मैंने बॉर्डर में एज ए ओपी अफसर बिल्कुल फार फ्लंग के एरिया में रहा हूँ। मैं बॉर्डर पे इसमें देखता था कि हमारे इंडिया की तरफ LAC के ऊपर अगर पहाड़ी की चोटी पे एक गांव भी है तो वहाँ लाइट भारत सरकार ने दे रखी थी। जैसे कि हमारे पुराने चीफ ने कहा भी था, CDS रावत साहब ने कहा था कि हमें भारत में इस समय 2 पॉइंट फर्म फ्रंट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो आधा फ्रंट वो मानते थे, वो हमारे देश के अंदर चल रहे जो स्लीपर सेल हैं या जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, जो भारतीय विरोध के लोग हैं, मानसिकता से ग्रस्त है, हमें उनसे भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसीलिए शायद कल आपने देखा होगा कि भारत सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेज की सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी थी जी। इसीलिए अभी हमें जरूरत है कि हम सावधानी के लिए हम अपने चारों निगाह रखें। सरकार को, पुलिस एजेंसियों को कोई भी ऐसी घटना होती है उसके बारे में सूचना दें और हम खुद सजग रहें, क्योंकि ऐसी घटनाएं होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब फिलिस्तीन में इजराइल अटैक करता है तो लोग संसद में फिलिस्तीन का झंडा बैग लेके पहुंचते हैं। एक बार फिर, और यही बात पूरे देश में सर कही जा रही है कि एहतियात बरतना बेहद जरूरी है और जन सहभागिता इस समय पूरा देश सेना के साथ है। सेना अपना काम कर रही है, शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। ऐसे में जागरूक होना, जो कि आप बात कर रहे थे, बेहद जरूरी है। आपका बिल्कुल सही कहा है, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हमारी अभी सेना की पूरी मूवमेंट नहीं हुई है। तो अभी हमारी पूरी सेना अगर हमारी बढ़ती है, युद्ध बढ़ता है, तो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े जो हैवी इक्विपमेंट हैं, हैवी फाइटिंग मशीनरी हैं, वो देश के अंदर जो थी वहाँ से अब बॉर्डर की तरफ ज़्यादा मूव करेंगी। तो मेरा ये मानना है कि हमें एहतियात तौर पर सुविधा के, हमें सुरक्षा की दृष्टि से उसका मूवमेंट का कोई भी ना फोटोग्राफ लेना है, ना कोई सोशल मीडिया पे शेयर करना है, ना कोई बात करना है। इसके बारे में बहुत सावधान रखनी है, क्योंकि दुश्मन की छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से ही इंटेलिजेंस बनती है, जो कि हमारे लिए कभी कभी नुकसानदायक हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है सर, और मुझे लग रहा है कि नापाक करतूतों को तो भारत जवाब दे ही रहा है। और अभी आप जैसा कहना चाह रहे हैं कि अभी तो ट्रेलर दिया है, पिक्चर अभी बाकी है और पाकिस्तान को जल्द से जल्द ये समझ लेना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है।
पाकिस्तान भारत चाहे तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि कल रात को भारतीय एयरफोर्स को पता था कि पाकिस्तान अपने A320 एयरबस के द्वारा अपने एयरफील्ड पे या अपने उस पर अटैक करने से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो एयरबस के यात्रियों को ढाल बना रहा था, लेकिन भारत ने वो गलती नहीं करी जो गलती शुरू में रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच में हो गई थी, जिसमें कि एक सिविलियन एयरक्राफ्ट खत्म हो गया था। भारत ने बड़ी होशियारी से उस समय अपने अटैक को, अपनी मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को रोक के उसकी पूरी जो जर्नी थी पाकिस्तान एयर स्पेस में जो थी, जो कि एक सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से, जब दूसरी तरफ से युद्ध हो रहा है तो पाकिस्तान को अपने एयर स्पेस के अंदर किसी भी नागरिक सिविल एयरक्राफ्ट को बंद करने के लिए कहना था, उसने अलाउ नहीं करना था, फिर भी भारत ने ये ध्यान रखा। तो ये भारत जिस तरह एहतियात के तौर पर काम कर रहा है, नहीं चाहता इसमें नुकसान हो, लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो भारत को इतनी उसके पास फायर पावर है, इतनी शक्ति है कि वो चाहे तो पाकिस्तान में बहुत गहरा, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तान को जल्द से जल्द ये समझना पड़ेगा कि उसका नामो निशान जिससे पहले कि खत्म हो जाए, उसको अपनी हरकतों से बाज आना पड़ेगा। कर्नल साहब, खबरें ये भी आ रही है कि अब सेना की तरफ से भर्तियां की जाएगी और मतलब एक लार्ज स्केल पर भर्तियां करने के लिए सेना तैयारी कर रही है। इनको किस तरह से देख रहे हैं आप? ये आपने बहुत अच्छा पूछा। आज ही जैसे देखा, अभी प्रधानमंत्री ने के कहने से अपना डिफेंस मिनिस्ट्री ने इंडियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ को ये ऑर्डर दिया है कि वो सेना के अंदर तुरंत प्रभाव से भर्ती करे, मतलब वो ज्यादा भर्ती करे। उसमें अभी तक कहा गया है कि वो टीए बटालियन को लेकर आ, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें इस चीज पे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में भारतीय सेना में जवानों की जो भर्ती है बहुत कम हो गई है। हमारे जवानों की संख्या बहुत कम हो गई है। उसको पूरा करने के लिए अब इस समय जो भर्ती की जाएगी, अगर हम समय रहते, टाइम से लगातार भर्ती करते रहते तो बढ़िया रहता। लेकिन मेरा देखने में आया है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भारत सरकार ने किन कारणों से नहीं कह सकता, लेकिन हमेशा सेना के अंदर भर्ती को या सेना की सुविधाओं में थोड़ी सी कमी रखते हैं। लेकिन बीएसएफ, सीआरपीएफ, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले सभी अर्धसैनिक बलों को बहुत ज़्यादा उत्साहित किया है, उनको बहुत सारी सुविधाएं दी है, उनकी बहुत ज़्यादा बटालियनें बढ़ाई है। अभी भी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा बीएसएफ की 12 बटालियन को बढ़ाने की बात की गई, जबकि ये सबको पता है कि भारत की सेना के पास में 2 लाख से ज़्यादा जवान कम है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्यों आ गए, ऐसी क्यों पहुंची कि आज हमें भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को इस तरह के से भर्ती करनी पड़ेगी, जिसमें टीए है या जो अभी रिटायर्ड हुए लोग जिनके 2 साल से कम है, जिनको हम एक्ट वो कहते हैं, रोल कहते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी उनको बुलाना पड़ेगा। तो अगर हमारी ये भर्ती लगातार चलती रहती और भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री की तरह डिफेंस मिनिस्ट्री में भी लोगों की भर्ती के लिए, उनकी संख्या के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए ध्यान दिया जाता, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे लगता है सर, जो आप बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को यह भी दिखाई दे रहा था। बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं कि आर्मी में अगर भर्तियां कम हो रही है तो चिंता का विषय है और इस पर गौर करना चाहिए। लेकिन आंतरिक सुरक्षा, जिस तरीके का माहौल हम देश के अंदर भी देख रहे थे, मुझे लगता है कि ये जो अर्धसैनिक बल है, इनको प्राथमिकता देना भी जरूरी हो गया था सरकार के लिए। आपका बिल्कुल कहना सही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आंतरिक सुरक्षा के समय, जब भारत की आंतरिक सुरक्षा कुछ समय आपने देखा होगा सीए के समय है या बंगाल में है, कुछ जो हुई है उन चीज़ों देखते हुए, या छत्तीसगढ़ में जो हो रही है उस जगह जहाँ पे नक्सल एरिया है, उस तरह हमारे जहाँ सीआरपीएफ है या बीएसएफ है, जो अर्धसैनिक बल हैं, उनकी तैनाती ज़्यादा हो गई है, उनकी ज़्यादा हो गया। लेकिन उसी के साथ साथ उसी संख्या में हमारी आर्मी की संख्या को बढ़ाना जरूरी था, क्योंकि हमारी यूनिट्स बढ़ती जा रही है, इक्विपमेंट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारी संख्या घट रही थी। तो मेरा ये मानना है कि हमने देखा कि जहाँ पहले एक यूनिट के अंदर मान लिया 537 आदमी है, लेकिन नई यूनिट रेज करनी है, तो हम क्या कर रहे थे, मैं इस चीज़ को मैं टीवी पे खुलेआम नहीं कहना चाहूँगा जी, मैं दर्शकों से इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है नहीं सार्वजनिक करनी चाहिए। आपका कहना बिल्कुल सही है। पूर्व सैनिकों से या पूर्व रिटायर्ड जनरलों से बातचीत करने से, प्रधानमंत्री के द्वारा या सरकार के शीर्ष नेताओं के द्वारा बातचीत करने से, एक जो वेटरन कमेटी है, जो एक्स सर्विसमैन है, उनमें एक कॉन्फिडेंस जाता है, वो लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, वो फिर दोबारा से लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को मानसिक शारीरिक रूप से तैयार करते हैं। और जो इतने बुजुर्ग, अपने जो इतने एक्सपीरियंस के साथ हैं, वो अपने इस एक्सपीरियंस को प्रधानमंत्री के साथ या उनके साथ शेयर करते हैं और देखते हैं कि इन वर्तमान परिस्थितियों में जब वो थे तब उन्होंने क्या किया, या कभी सिचुएशन थी तो क्या किया, तो उनके साथ शेयर होंगी और उनके अपने अपने एक्सपीरियंस के साथ मिलके उच्च स्तर पर कार्रवाई की जाएगी।
बिल्कुल सर, और मुझे लगता है चारों तरफ से भारत ने तैयारी पूरी कर रखी है और जितनी जल्दी पाकिस्तान समझ जाएगा तो बेहतर होगा उसके लिए, क्योंकि जिस तरीके से अब वो विदेश में मांग कर रहा है कि मुझे पैसा दीजिए, अलग अलग देशों के पास जा रहा है, जगह जगह जाके पैसे की मांग की जा रही है। तो अभी तो शुरुआत हुई है, ट्रेलर दिखाया गया है, अगर पिक्चर का अंत होगा तो मुझे लगता है पाकिस्तान का भी अंत होता दिखाई देगा। आपका कहना बिल्कुल सही है। सबको ये मान के चल रहा है कि अब पाकिस्तान का अंत होने वाला है, 5 टुकड़ों में बंटने वाला है, जिसमें पाकिस्तान के पास जो आज का पंजाब है वो रह जाएगा, सिंध अलग जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा अलग जाएगा, पीओके तो वापस इंडिया में मिलने की उम्मीद है, और बलूचिस्तान अलग होगा, ग्वादर पोर्ट का भी है कि उसको भी शायद अलग होना पड़ेगा। तो इस तरह से पाकिस्तान के टुकड़े होने के बहुत सारे टुकड़े हैं। लेकिन इसके साथ हमें ये भी देखना चाहिए, क्योंकि हमारी सामरिक दृष्टि से अगर इस समय पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कंगाल हो गया, बहुत ज़्यादा उसकी इकोनॉमी बर्बाद हो गई जी, तो उसकी मदद के लिए जी, चाइना जिस तरह से श्रीलंका में लोन देके उसने उस पर कब्जा किया, अपने उसके जो एसेट्स थे, स्ट्रेटेजिक एसेट थे, उसको उन्होंने अपने पास गिरवी रखा, कहीं ऐसा पाकिस्तान के साथ तो नहीं हो जाएगा? अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए एक सामरिक दृष्टि से एक खतरा बढ़ेगा। हमें उस चीज पे भी देखना है। और मुझे लगता है सर उस दिमाग में वो चीज लेकर भी भारतीय सेना भी चल रही है और केंद्र सरकार भी चल रही है कि ऐसी अगर स्थिति आएगी तो उससे निपटना कैसा होगा। सर एक सटीक राजनीति, एक पूरी सटीक प्लानिंग के साथ भारत इस समय धैर्य के साथ काम ले रहा है और पाकिस्तान को बार बार आगाह भी किया जा रहा है। बावजूद इसके अगर पाकिस्तान ये नापाक हरकतें कर रहा है, इसके पीछे आप क्या सपोर्ट देख पा रहे हैं सर? क्या कारण है कि पाकिस्तान नहीं समझ रहा, जानता है कि भारत से भिड़ नहीं सकता, भारत मुझे निस्तनाबूद कर देगा, इस जमीन से मेरा मानचित्र ही खत्म कर देगा, बावजूद इसके वो ऐसी हरकतें कर रहा है? यही मैं कहना चाह रहा था कि जब मति भ्रष्ट हो जाती है तो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तानी जनरल जो इतने बड़े बड़े मेडल्स चेस्ट पे लगा के रहते हैं, उनसे पूछिए उन्होंने कौन सा युद्ध जीता है? आज तक कोई जीता। लेकिन उनके दिमाग में जो दम है या उनकी मदरसों के थ्रू जो उन्होंने एजुकेशन लिया है, या अभी तक उनकी जो जनरेशन में भारत के खिलाफ जो जहर भरा गया है, उसके कारण उनको भारत के साथ लड़ाई लड़ना जारी रखना है। जबकि मैंने देखा है आजकल सोशल मीडिया पे आने वाले बहुत सारे वीडियो से पता लग रहा है कि आज पाकिस्तान की जनता समझ चुकी है कि कश्मीर कोई मुद्दा ही नहीं है। कश्मीर को लेके वो करेंगे क्या, जब उनके पास खुद के खाने के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, तो कश्मीर को लेके क्या करेंगे, समझ चुके हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी जनरल सिर्फ उनको ये पता है कि उनकी जो रोजी रोटी है या उनका जो महत्व है, जब तक वो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहें, अपनी दुकानदारी उसी पे चलेगी। उनकी जो बड़े बड़े पूरी पाकिस्तान की सेना ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान के पूरी इंडस्ट्री को अपने कब्जे में ले रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां उनकी हैं, ऑयल फील्ड उनके हैं, ऑयल की कंपनियां उनकी हैं, बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म उनके पास है। तो उनकी दुकानदारी जब तक ही चलेगी जब तक कि वो भारत के खिलाफ जहर उगलते रहेंगे। जिस दिन वो जहर उगलना बंद कर देंगे या भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई बंद कर देंगे, उनका वस्तुत्व या उनका अस्तित्व या उनका रिलेवेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ये जानते बूझते भी जनरल साहब, पाकिस्तानी जनरल करते रहेंगे। और इस समय जो जनरल है मुनीर, आपको मैंने बताया जैसे वो मुहाजिर है, तो उसको अपनी रिलेवेंसी बनाए रखने के लिए आखिरी दम तक, और मुझे लगता है सर ये उस अंत की तैयारी इस समय पाकिस्तान कर रहा है, क्योंकि कल्पनाओं में जीने वाला ये देश बन चुका है। और यहाँ के जो सेना अध्यक्ष है वो भी इसी तरीके की सोशल मीडिया पर बातें करते हुए नजर आते हैं, अपने आप को बहुत दमखम वाला दिखाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने कहा, अनुभव किसी को नहीं है, ताकत तो बिल्कुल भी है ही नहीं, तो उसी दिशा में बढ़ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है सर आपने हमारे साथ साझा करी, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। रविंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।